दिमाग में आता है कि सर जब हम जो भी एग्जाम की बुक खरीद रहे हैं उसमें तो सर इतना मोटा सिर्फ जनरल साइंस का ही है, पूरी बुक ही इतनी मोटी बुक जो है वो जनरल साइंस की लगभग 1000 पेज है सर, उसमें से कौन से टॉपिक्स हम ज्यादा अच्छे से तैयार करें। तो आज उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लेकर के आपके सामने आए हैं। नमस्कार, क्षत्रिय काल, आदाब, वंदे मातरम। माय नेम इज केतन सरावगी एंड आई वेलकम यू ऑल ओवर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के हमारी इस वीडियो में हम और आप डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी सुनिश्चित कर सकता है आपके रेलवे एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन। किस तरीके से साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन के लिए इन वेरियस टाइप्स ऑफ रेलवे एग्जाम्स। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले इस पर ध्यान दे देते हैं। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारा लास्ट ईयर का कुछ एनालिसिस। हम देखेंगे कि क्या क्या किस किस तरीके से एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुए और साइंस का वेटेज जो है वो कितना ज्यादा हमको देखने को मिलता है। सब्जेक्ट वाइज हम वेटेज देखेंगे, साइंस के अंदर भी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उनसे संबंधित चीजों को जानेंगे। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग स्ट्रेटेजी के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि रेलवे से संबंधित जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उनमें हमारी किस एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके साथ साथ वी विल डिस्कस अबाउट दी क्रेजी जीके ट्रिक असिस्टेंस की, आपको किस तरीके से हम और आप असिस्टेंस के तौर पर काम करेंगे, कैसे हम आपको असिस्ट करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। इसके साथ ही साथ हम इसी सीरीज के तहत ही हम बात करने जा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट रेलवे एग्जाम्स में कि अलग अलग साइंस सब्जेक्ट जो है वो किस रेलवे एग्जाम में किस तरीके से आएगा और उसके तरीके से ही, उसी हिसाब से ही हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम यहां पर देखे जाते हैं। विशेष तौर पर यदि मैं आपसे बात करता हूं रेलवे के एग्जाम्स में, तो हम ग्रुप डी एग्जाम्स को भी देखते हैं। हम वहीं पर देखते हैं कि एनटीपीसी से भी संबंधित कई सारे एग्जाम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ एलपी और इसके साथ साथ असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, साथ ही साथ टेक्नीशियन और अदर रेलवे एग्जाम्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर जैसे एग्जाम्स वगैरह आपको ढेर सारे देखने को मिलते हैं। दीज ऑल आर रिलेटेड टू रेलवे एग्जामिनेशन से संबंधित है, आरआरबी से संबंधित है। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग स्ट्रेटेजी है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि रेलवे जो है हर बार जब भी जैसे आरआरबी ग्रुप डी की यहां पर वैकेंसी दिख रही है तो आपको अलग से मेंशन है ना, जनरल साइंस का एक वेटेज है। वैसे ही जनरल साइंस का वेटेज आपको सीबीटी एग्जाम्स में भी दिखने को मिलता है रिलेटेड टू जनरल जो आपका जूनियर इंजीनियर है। इसके साथ साथ एएलपी में भी आपको देखने को मिलता है कि जनरल साइंस का एक वेटेज होता है, एक प्रॉपर वेटेज दिया हुआ है। बेसिक साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में अभी आपको देखने को मिलता है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी। इसके साथ साथ जब आप एएलपी एग्जाम सीबीटी 2 की बात करते हैं तो भी आपको बेसिक साइंसेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट के तौर पर देखने को मिलता है ना, जिसका अपना एक कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज है। जैसे कि यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भी बात करते हैं तो वहां पर भी। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हर बार साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा होता है, तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि जनरल साइंस को बच्चे काफी हद तक ऐसा कर देते हैं कि सर ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनको लगता है कि हमसे बन जाएगा, बहुत इजी होगा। और कुछ ऐसा हो जाता है जो कि कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए, बाकी अदर सब्जेक्ट्स को हमको ज्यादा पढ़ना चाहिए। मगर फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये वो एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम कई बार नेग्लेक्ट करते हैं या कई बार ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उस कारण से हमारे एग्जाम्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और इस बात को आरआरबी भी जानता है और इस चक्कर में ही उसने इस चीज को वेटेज धीरे धीरे ज्यादा कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से समझेंगे हम और आप। यदि विशेष तौर पर देखें लास्ट ईयर के पेपर्स में से तो 23-24 जो लेटेस्ट वाला यदि मैं आपसे बात करता हूं उसकी देखेंगे, उसमें यदि हम देखें तो ऐसे समय पर पर्यावरण, एनवायरमेंट और इकोलॉजी से 504 क्वेश्चंस देखे गए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये सारे एग्जाम्स की बात कर रहा है जिसमें ऑल एग्जाम्स रिलेटेड टू रेलवे कवर है। ये यहां पर आपको ये पाई चार्ट दिखा
रहा है। कंप्यूटर से विशेष तौर पर 739 क्वेश्चंस देखने को मिले। वहीं अब देखो बेसिक साइंसेस से कितने ज्यादा है, सोच करके देखो। मतलब इनफैक्ट उन दोनों को जोड़ भी दें तो भी सबसे ज्यादा वेटेज किनका है, एक पर्टिकुलर किसी भी, आप यदि भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स से रिलेटेड भी यदि आप देखेंगे तो भी उन दोनों से ज्यादा वेटेज ये कैरी कर रहा है। तो विशेष तौर पर यदि मैं आपसे बात करता हूं बायोलॉजी, फिर रसायन शास्त्र दैट इज केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान, इनमें भी यदि आप तीनों में देखेंगे तो सबसे अधिक वेटेज किसका है, बायोलॉजी का आपको देखने को मिल रहा है। ये तो थी 23 से 24 के बीच की इस सेशन की बात थी। इसमें भी ध्यान से समझे सबसे कम जो वेटेज लिए हुए है वो कौन सा है, वो केमिस्ट्री है। तो यहां पर आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा कि उन तीनों में भी सबसे ज्यादा हमको जो ध्यान देना है वो किसको देना है, कहां पर देना है। अब अगली बात कर लेते हैं। यहां पर यदि मैं भौतिक विज्ञान के हिसाब से देखता हूं तो भौतिक विज्ञान 2011 क्वेश्चन लेकर के है, रसायन विज्ञान 2082 और जीव विज्ञान 2184। मतलब बहुत ज्यादा वेटेज है अपने आप में। मैं फिर बोल रहा हूं, इन दोनों को मिक्स भी कर लो, इन दोनों को ऐड भी कर लो तो भी उनका एक भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वेटेज नहीं है। तो यदि आप आरआरबी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको साइंस को नेग्लेक्ट नहीं करना, आप नहीं कर सकते। 2022 से 23 की कहानी भी यदि हम बात करते हैं तो उसमें भी अपन देखते हैं कि कंप्यूटर का वेटेज अप्रॉक्स उतना ही है जितना पहले हम लेटेस्ट ईयर में देखते हैं, और इसके साथ साथ इकोलॉजी और एनवायरमेंट का वेटेज भी अपन लगभग उतना ही देखते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमको देखने को मिलता है। वहीं भौतिक विज्ञान का जो है वो इसमें इस ईयर में ज्यादा हो गया और जीव विज्ञान का कम। क्यों? क्योंकि इस साल एग्जाम्स जो टेक्निकल एग्जाम्स थे वो ज्यादा हुए थे, है ना। जो आपका जूनियर इंजीनियर जैसे एग्जाम्स हैं, टेक्निकल एग्जाम्स हैं, वो ज्यादा हुए थे, ग्रेड 1 ग्रेड 3, ठीक है। तो इस तरीके के इसके कारण जो है भौतिक विज्ञान का जो यहां पर आपको वेटेज है वो देखने को ज्यादा मिल जाता है इन कंपैरिजन टू अदर, दैट इज जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। बात समझ में आई? अब मगर इस साल जैसा कि हम और आप समझ रहे हैं, देख रहे हो ये फिर से वही ग्राफ, वहां पर पाई चार्ट है और यहां पर ये बार ग्राफ है। अभी मेरा मतलब आप लोगों से साफ है, मेरा ख्याल है अब आप लोगों को पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि अभी तक में हम सोचते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी को यदि हम स्किप भी करते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट्स पर जाते हैं, तो हो सकता है हमारा एग्जाम ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, मगर नहीं। यहां पर इस मिथ को दूर करते हैं। ध्यान से समझना, बगैर साइंस के एग्जाम नहीं निकलेगा। तो फिर बार बार मैं बोल रहा हूं, एक चीज को एक जगह से 6 बार पढ़ो, मगर एक चीज को 6 जगहों से एक एक बार पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता। तो इसीलिए हमको एक जगह पर पहुंचना है। ठीक, अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ये तो था लास्ट ईयर्स का एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है। ये वो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। विशेष तौर पर यदि आपने टेक्निकल फील्ड को चूज किया है तो फिजिक्स का वेटेज वहां पर बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? अब अपन स्ट्रेटेजी पर बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझना, यदि बेसिक साइंसेस और इंजीनियरिंग से संबंधित जहां पर भी टॉपिक्स लिखे हुए तो वहां पर फिजिक्स को थोड़ा वेटेज ज्यादा दे देना। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फिजिक्स ज्यादा पढ़नी। उसमें भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो ये वो टॉपिक्स हैं, ये ओवरऑल सारे टॉपिक्स मेंशन है आपके सिलेबस में, है ना। इन सारी चीजों को आपको देखना है, बहुत ध्यान से समझना है ना। इस तरीके से हम और आप मिलकर के इस पूरे सेगमेंट को यदि खत्म करते हैं तो हमारा एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाता है। अगली बात मैं यहां पर आपसे करूंगा केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का वेटेज हो जाता है कम और इसको पढ़ने में भी समय कई बार क्या हो जाता है, ज्यादा लग जाता है यदि प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो, है ना। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। इसके बाद सेम यही सिलेबस आपको इस तरीके का देखने को मिलता है बायोलॉजी के पार्ट में। बायोलॉजी वाले को आपको अहमियत कब देनी है? जब आपका एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स होते हैं, है ना, जब आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स होते हैं, तो ऐसे समय पर वहां पर बायोलॉजी का सेगमेंट जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। ऐसे आपको बस इतना दिमाग रखना है, यदि टेक्निकल है और या तो फिर जूनियर इंजीनियर से संबंधित यदि एग्जाम है, रेलवे का ही है भले, परंतु उसमें वेटेज हो जाएगा किसका ज्यादा, वो फिजिक्स का ज्यादा हो जाएगा। मगर यदि वो एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, तो ऐसे समय पर याद रखना वहां पर बायोलॉजी का वेटेज जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। आपको थीम पहचाननी है कि किससे रिलेटेड, कैसा ये पर्टिकुलर एग्जाम है, उससे संबंधित आपका इन तीनों में भी डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं कि बायोलॉजी ज्यादा कि फिजिक्स ज्यादा। केमिस्ट्री को आपको ओवरऑल तरीके से लेकर के चलना है, ये मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, बस ध्यान रखना, है ना। किसी सब्जेक्ट को बड़ा या छोटा नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैं लास्ट ईयर्स के पैटर्न्स के हिसाब से हम वेटेज डिसाइड कर रहे हैं। तो हम ध्यान से समझेंगे कि बायोलॉजी हमको इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है बायोलॉजी के अंतर्गत। अब
ध्यान से समझने वाली बात है। जब भी मैं आपसे बात करता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो देखो ध्यान से समझना। यदि हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हमको हमारे टीम ने हमने मिलकर के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे निकाले जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यदि मैं आपसे बात करता हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए। इसके साथ साथ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और नए नए जो इनोवेशंस वगैरह होते हैं उन सभी के बारे में भी यहां पर देखा। इन्वेंशंस के बारे में क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलता है। मोशन से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस वगैरह से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एसएचएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पेंडुलम जैसी चीजों के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। इसके साथ साथ हीट और थर्मोडायनेमिक्स के भी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर्स वगैरह से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तौर पर पूछे गए हैं, है ना। यदि मैं आपसे बात करता हूं तो ये वेव्स से संबंधित, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, चाहे वो आपके साउंड वेव्स हो, इस तरह की आपको वेव्स वाले कई सारे क्वेश्चंस देखने को वहां पर मिलते हैं। और इसके साथ साथ ऑप्टिक्स में भी रिफ्लेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। रिफ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, मगर उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन, जहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। वहीं ऑप्टिक्स के अंतर्गत ह्यूमन आई से संबंधित भी बहुत सारे हिस्से, आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को वहां पर मिल रहे हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहले यदि आप तैयारी कर रहे हो, समय सीमा निर्धारित है, बिल्कुल कम सीमा है, या फिर ऐसे समय पर आपको रिवीजन करना है, तो आपका ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि सबसे पहले इनको खत्म करना है, उसके बाद अदर टॉपिक्स की तरफ हम चलेंगे। तो सबसे पहले इनके बेसिक्स पढ़ना, और इन बेसिक्स के बाद इनके एमसीक्यूज लगाना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाना है, और हर टॉपिक के एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। एटलीस्ट की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम की बात कर रहा हूं। हर एक टॉपिक के यदि 40 क्वेश्चंस आपने लगाए हैं, तो ऐसे समय पर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इस तरह के सवाल आपने यदि डिस्क्रिप्शंस के साथ यदि लगाए हैं, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन हमारा देखा हुआ है। सेम वैसे ही यहां पर यदि मैं आपसे केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, चेंज ऑफ मैटर्स, कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर जब हम जो भी एग्जाम की बुक खरीद रहे हैं उसमें तो सर इतना मोटा सिर्फ जनरल साइंस का ही है, पूरी बुक ही इतनी मोटी बुक जो है वो जनरल साइंस की, लगभग 1000 पेज है सर, उसमें से कौन से टॉपिक्स हम ज्यादा अच्छे से तैयार करें। तो आज उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लेकर के आपके सामने आए हैं। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, चेंजेस, मैटर्स के बारे में पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल अच्छे से तैयार करनी है, प्रॉपर सीक्वेंसिंग तैयार करनी है, ठीक। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, मॉडल के बारे में जानना है, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे देखे गए हैं। एसिड, बेस और सॉल्ट्स बिल्कुल नहीं छोड़ना, पीएच इंडिकेटर्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है। रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर एनर्जी भी इसके अंदर देखा जाता है। और लास्ट में यदि देखें तो अपन केमिकल बॉन्डिंग से भी कई सारे सवाल, कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह के देखने को मिलते हैं। सेल के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना, कहां कहां से सवाल देखने को मिल रहे हैं, तो वो देखने को मिलते हैं सेल स्ट्रक्चर से संबंधित। इसके साथ साथ बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस वाली बात जो आती है ना, जो उसकी ब्रांचेस हैं बहुत सारी अलग अलग, है ना, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, उसके अंदर भी सब ब्रांचेस, जैसे एथनोबायोलॉजी क्या होता है, लास्ट ईयर में पूछा गया सवाल है। एंटोमोलॉजी किसको बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जरूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ सेल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, है ना, प्लांट सेल से संबंधित, एनिमल सेल से संबंधित, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल से संबंधित, ये सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ह्यूमन बॉडी की यदि मैं आपसे बात करता हूं, तो ह्यूमन बॉडी और स्ट्रक्चर, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है। कौन सा ऑर्गन क्या कार्य करता है, किस ऑर्गन के अंदर कौन से विशिष्ट सेल पाए जाते हैं, कौन सा हार्मोन किस पर्टिकुलर ऑर्गन से सिक्रीट होता है, कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से, नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन सेल्स क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी के अंदर क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर कंसीडरेशन में ली जाती हैं। इसके साथ साथ यदि मैं आपसे बात करता हूं न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जिसमें बायोकेमिकल्स भी आ गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिसीजेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारा ऐसा कोई एग्जाम तुम नहीं देखोगे जहां पर डिसीजेस से संबंधित क्वेश्चन ना मिले। ह्यूमन फिजियोलॉजी और डिसीजेस पढ़ के गए हो तो 100% तुम ये मानना कि
2 से 3 क्वेश्चन तो यूं ही बनने वाले हैं यदि सिस्टमेटिक पढ़ा है तो ध्यान रखना ह्यूमन बॉडी और डिसीजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके सामने ये रही वो स्ट्रेटेजी, ये रहे वो इतने सारे टॉपिक्स में से छांटे हुए टॉपिक्स, मतलब ये रहा पूरा बायोलॉजी, ये रहा पूरा केमिस्ट्री, ये रहा पूरा फिजिक्स, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, जो यहां पर आपको सिलेबस में जब भी आप डाउनलोड करते हो तो वो आपको दिखाई देता है। मगर ध्यान रखना उसमें से कुछ छाटे हुए ये वो सब्जेक्ट्स हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो बच्चे डिमांड करते हैं कि सर हमें एक कुछ टॉपिक्स बता दीजिए जिनको हम अपने रिवीजन के दौरान प्रायोरिटी पर रख सकें, और उन प्रायोरिटीज पर रखे गए टॉपिक्स को यदि हम पढ़ करके जाएं और हमको वो वहां पर क्वेश्चंस देखने को मिले। तो यदि आपको साइंस को स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, तो ये चीज आपकी जो मेहनत है उसको थोड़ा सा कम कर देगा। कुल मिलाकर के आपको स्मार्ट वर्क की तरफ ले जाएगा, हार्ड वर्क से हटा करके। हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है, मैं फिर मानता हूं, मगर हार्ड वर्क के साथ यदि स्मार्ट वर्क जुड़ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के यहां पर हमने निकाल करके दे दिया आपको वो टॉपिक्स जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक में पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के में भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ मैंने अभी फिर बताया, इनमें भी सबसे पहले कौन सा चूज करें सर, फिजिक्स पहले चूज करें कि केमिस्ट्री पहले चूज करें कि बायोलॉजी पहले चूज करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाएं, तो अब ये डिसाइड करेगा कौन सा एग्जाम आप दे रहे हो। इट मैटर्स। यदि आप टेक्निकल एग्जाम कुछ दे रहे हो, मेरी बात समझ गए, टेक्निकल से संबंधित यदि कोई एग्जाम आप दे रहे हो तो 100% है कि आपको फिजिक्स को पहले प्रायोरिटी देनी है। परंतु यदि आप ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स पर फोकस कर रहे हो तो ऐसे समय पर बायोलॉजी इज योर प्रायोरिटी। तो ऐसे समय पर ध्यान रखना है कि इन दोनों में से जो सीक्वेंशियल ऑर्डर होगा वो बस चेंज होगा। आप केमिस्ट्री को चाहो तो थर्ड स्टेप के तौर पर रख सकते हो, मगर फिजिक्स और बायोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरा आप लोगों से अनुग्रह है कि इस तरीके से ही आपको इसी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना। अब यहां पर हम और आप बात करेंगे कि क्रेजी जीके ट्रिक आप लोगों के लिए कौन कौन से ऑफर्स लेकर के आया है, ऐसी कौन कौन सी असिस्टेंट्स हैं जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ध्यान से समझना, मैं और आप मिलकर के बहुत सारे चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ सर्विसेज होंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। ध्यान से समझें, कुछ मैराथन वीडियोस भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, है ना। बहुत सारे जो अलग अलग पार्ट्स हैं, चाहे वो फिजिक्स से संबंधित हो और चाहे वो बायोलॉजी से संबंधित हो, हम इन दो पर फोकस ज्यादा रहेंगे। मैराथन वीडियोस लेकर के आऊंगा। आपको कितनी आवश्यकता है मैराथन वीडियोस की, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएंगे। और किसका मैराथन ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, ये भी आप उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी अपन बात करेंगे, कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स है जिनको अपन फटाफट तेजी से यदि अपन लर्न करना चाहें तो उसके जरिए हम जटिल चीजों को सिंपल बना करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ थ्योरेटिकल वीडियोस भी मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज लेकर के आऊंगा। पर्टिकुलर एक टॉपिक जो है वो मैं कुछ आपको यूट्यूब के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, हम और आप डिस्कशन करेंगे यूट्यूब पर। इसके साथ ही साथ एमसीक्यूज भी लेकर के आऊंगा लाइव सेशंस में, जहां आप मेरे साथ मिल करके ये एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो लगातार हम और आप जो है एक बेस्ट टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि एमसीक्यूज के लिए बेस्ट टाइमिंग, प्रेफरेबल टाइमिंग आप लोगों के लिए क्या है, कौन सी सूटेबल टाइमिंग रहेगी कि हम और आप साथ मिलकर के ये एमसीक्यूज सॉल्व करें, ठीक। क्योंकि लाइव रहने से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, जब आप वो डाउट्स हमसे पूछते हैं तो ऐसे समय पर हम आपके वो डाउट्स वहां पर भी क्लियर कर सकेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन सी पेड चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से पेड हिस्से हैं जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ध्यान से समझना, तो यदि मैं आपसे बात करता हूं पेड, तो हम आपके लिए रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस लेकर के आएंगे हमारे मैनेजमेंट के साथ। आप बात कर सकते हैं, यदि आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके जरिए आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर भी आपको फ्लैश हो रहे होंगे वहां पर, उसके जरिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, लाइव वीडियो लेक्चर्स भी होंगे जो कि डिटेल्ड होते हैं प्रॉपर तरीके से। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं एग्जामिनेशन की तैयारी की तो ऐसे समय पर दिट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।
यू। इसके साथ एमसीक्यूज का डिस्कशन, कुछ स्ट्रेटेजिक वीडियोस भी रहेंगे इसके साथ साथ, है ना। किस तरीके से हमें एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहिए इसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। उसके अलावा हम आप लोगों के लिए नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड नोट्स यदि हम आपसे बात करते हैं तो वो भी दे रहे हैं। वन लाइनर फैक्ट्स वगैरह भी आपको अवेलेबल रहेंगे, जहां से आप क्वेश्चंस डायरेक्ट भी देखने को आपको मिल सकते हैं, है ना। शॉर्ट ट्रिक्स की भी कुछ पीडीएफ्स आपको दे दी जाएंगी साइंस से रिलेटेड, वहीं टेस्ट सीरीज से संबंधित भी आपको स्टफ्स वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। कई सारे टेस्ट जो हमारी टीम के द्वारा, वेल एक्सपीरियंस्ड टीम के द्वारा जो बनाए गए टेस्ट हैं, वो भी आप लोगों के लिए ले करके हम आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी कई सारे वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। कौन कौन सी और भी ऐसी वीडियोस हैं, विशेष तौर पर मैं आपसे आग्रह करूंगा साइंस से संबंधित, तो प्लीज आप मुझे वो टॉपिक्स बताएं, है ना। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें ताकि हमारी टीम के पास पता चल सके कि आपको किस चीज की डिमांड है। स्पेशली आई एम आस्किंग फॉर साइंस सब्जेक्ट, राइट। तो चलिए, स्टे ट्यून विथ क्रेजी जीके ट्रिक। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।